नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू लाडला, एसोसिएट प्रोफेसर एसके गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज सीकर। आज का हमारा टॉपिक है शक्ति पृथक्करण एवं नियंत्रण तथा संतुलन का सिद्धांत। अमेरिका का सिद्धांत संविधान अपन पढ़ रहे थे और उसमें जो मेन विशेषता है अमेरिका के संविधान की कि अमेरिका में शक्ति पृथक्करण तथा नियंत्रण एवं संतुलन का सिद्धांत पाया जाता है। ये अमेरिका के संविधान में भी अपन पढ़ते हैं और फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए भी ये टॉपिक सिलेबस में कवर करता है। सबसे पहले अपन देखते हैं कि अमेरिका के संविधान में शक्ति पृथक्करण किस रूप में पाया जाता है। ये दो सिद्धांत हैं, दोनों को मिलाकर वहाँ पर अपनाया गया है, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत और दूसरा होता है नियंत्रण और संतुलन का सिद्धांत। सबसे पहले देखते हैं अपन शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत कि शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत क्या कहता है। देखिए, मॉन्टेस्क्यू ने ये थ्योरी दी थी शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत की कि शक्तियों का केंद्रीकरण होने से निरंकुशता पनपती है, इसलिए शक्तियाँ एक जगह केंद्रित नहीं होनी चाहिए। अमेरिका के जो संविधान निर्माता थे वो भी ये चाहते थे कि सीमित शासन की स्थापना हो, शासन की शक्तियाँ एक जगह केंद्रित नहीं हो ताकि उनकी स्वतंत्रताओं को खतरा नहीं हो। तो उन्होंने शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत अपनाया, शासन की शक्तियों को विकेंद्रित कर दिया, बांट दिया गया। देखते हैं किस तरह से उन्होंने विकेंद्रित किया, किस तरह से शक्ति पृथक्करण अपनाया। शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत में अमेरिका में 3 चीजें अपनाई गई। सबसे पहला उन्होंने ये किया कि शासन की जो 3 अंग है वो अलग अलग बना दिए और 3 अंगों को अलग अलग कार्य दे दिए गए। संविधान का अनुच्छेद 1 ये कहता है कि कार्य व्यवस्थापिका की शक्ति कांग्रेस में निहित होगी, अर्थात कांग्रेस वहाँ की व्यवस्थापिका होती है। अनुच्छेद 2 में ये प्रावधान किया है कि कार्यपालिका की शक्ति अमेरिका की राष्ट्रपति में निहित होगी, तो राष्ट्रपति अमेरिका की कार्यपालिका है। और अनुच्छेद 3 जो है वो न्यायपालिका से संबंधित है और उसमें ये कहा गया है अनुच्छेद 3 में कि न्याय संबंधी शक्ति सर्वोच्च न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालयों में निहित होगी। अर्थात शक्ति पृथक्करण के अंतर्गत सबसे पहला जो कार्य था वो शासन के 3 अंग स्थापित किए गए और 3 अंगों को 3 अलग अलग कार्य दे दिए गए अनुच्छेद 1, 2 और 3 के तहत। तो 3 अंग अलग अलग बना दिए गए। नंबर दूसरा कार्य उन्होंने ये किया शक्ति पृथक्करण के अंतर्गत, दूसरा जो प्रावधान ये था कि तीनों जो अंग हैं वो एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। तीनों अंग अपने क्षेत्र में सर्वोच्च हैं, एक दूसरे से वो स्वतंत्र उन्हें रखने का प्रावधान किया गया है। जैसे अपन बात करते हैं कांग्रेस की, कांग्रेस को समय से पहले राष्ट्रपति विघटित नहीं कर सकता है, तो कांग्रेस राष्ट्रपति से स्वतंत्र है। अगर अपन बात करते हैं राष्ट्रपति की, तो राष्ट्रपति का वहाँ पर अलग से चुनाव होता है। राष्ट्रपति को कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव लगाकर नहीं हटा सकती, केवल महाभियोग से हटा सकती है, अविश्वास प्रस्ताव लगाकर उसको नहीं हटा सकती, तो राष्ट्रपति से स्वतंत्र है। और न्यायपालिका तो व्यवस्थापिका और कार्यपालिका दोनों से हमेशा ही सभी देशों में स्वतंत्र होती है। तो न केवल शासन के अंग अलग अलग कर दिए बल्कि शासन के अंगों को एक दूसरे से स्वतंत्र रहने के भी व्यवस्था वहाँ पर की गई है। कांग्रेस व्यवस्था जो है राष्ट्रपति को नहीं हटा सकती, राष्ट्रपति जो है समय से पहले उसको विघटित नहीं कर सकता और न्यायपालिका अपने आप ही अलग होती है। तीसरा शक्ति पृथक्करण के अंतर्गत यह भी प्रावधान किया गया कि तीनों के जो सदस्य हैं कार्य करने वाले वो अलग अलग होंगे, अर्थात व्यवस्थापिका के या कांग्रेस के जो सदस्य होंगे राष्ट्रपति के मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होते हैं और कार्यपालिका के जो सदस्य होते हैं वो कांग्रेस के सदस्य नहीं होते हैं और न्यायपालिका के तो न्यायाधीश अपने आप ही अलग होते हैं। देखिए, मैं आपको एक चीज़ यहाँ बता दूँ, अपने यहाँ पे संसदीय व्यवस्था है और संसदीय व्यवस्था में ये प्रावधान होता है कि जो संसद के सदस्य होते हैं वही मंत्रिपरिषद में शामिल किए जाते हैं, अर्थात व्यवस्थापिका के सदस्य कार्यपालिका के सदस्य भी होते हैं। लेकिन चूंकि अमेरिका में दीक्षात्मक व्यवस्था है, शक्ति पृथक्करण अपनाया गया है, इसलिए कांग्रेस के सदस्य मंत्रिपरिषद में शामिल नहीं हो सकते, अर्थात व्यवस्थापिका के सदस्य कार्यपालिका के सदस्य नहीं हो सकते। इस तरह 3 चीजें शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के अंतर्गत अपनाई गई है। शासन के 3 अंग बनाए गए हैं, तीनों अंगों को कार्यों का विभाजन किया गया है,
तीनों अंगों को एक दूसरे से स्वतंत्र रखने के प्रावधान किए गए हैं और तीनों के सदस्य भी अलग अलग है, एक दूसरे की सदस्यता नहीं ले सकते हैं। इस तरह वहाँ शक्ति पृथक्करण अपनाया गया है। अब अपन बात करते हैं नियंत्रण तथा संतुलन का सिद्धांत, या हम यूं कहें कि शक्ति पृथक्करण का जो सिद्धांत है उसका व्यवहारिक पक्ष देखते हैं। जैसा अपन ने शक्ति पृथक्करण देखा कि तीनों अंग अलग अलग हो और तीनों में कोई संबंध नहीं हो, तीनों स्वतंत्र हो, तो हमेशा ये डर रहता है कि प्रत्येक अंग अपने क्षेत्र में सर्वोच्च हो सकता है। नंबर दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि अपने क्षेत्र में मनमानी कर सकता है, और साथ ही दूसरा ये है कि शासन के तीनों अंगों में समन्वय नहीं होगा, सहयोग नहीं होगा, और शासन कार्य तभी सही ढंग से चलेगा जब शासन के तीनों अंगों में सहयोग संभव होगा। तो शक्ति पृथक्करण की ये दो कमियां थी कि शासन के अंग अपने अपने क्षेत्र में निरंकुश बन सकते हैं, शासन के अंगों में कोई संबंध नहीं होने से आपस में सहयोग नहीं होगा और शासन कार्य सुचारू रूप से नहीं चल सकता। इसलिए अमेरिका में इसको दूर करने के लिए शक्ति पृथक्करण तो अपनाया है, लेकिन साथ में उन्होंने नियंत्रण तथा संतुलन का सिद्धांत भी अपनाया है, और इस सिद्धांत के माध्यम से शक्ति पृथक्करण की जो कमियां थी उन्हें दूर करने का प्रयास किया है। अर्थात जो प्योर शक्ति पृथक्करण है जो अभी अपन ने देखा वो वर्ल्ड में कहीं पर भी नहीं पाया जाता है, क्योंकि ऐसा करने से शासन में सहयोग संभव नहीं होता है। तो नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत के साथ में वहाँ पर अपनाया गया है। अब ये देखते हैं कि नियंत्रण तथा संतुलन के सिद्धांत में क्या होता है। नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत में दो बातें अपनाई जाती है। पहली बात ये होती है कि एक अंग के कार्यों में दूसरे को भी साझेदार बनाया गया है। कोई भी अंग अकेला कार्य नहीं कर सकता है, दूसरा अंग उसके साथ मिलेगा तो ही कार्य होगा। और दूसरा प्रावधान ये किया हुआ होता है कि एक अंग को शेष दो अंग कंट्रोल करेंगे, ताकि वो अंग अपने मनमानी नहीं कर सकता है। तो दो प्रावधान किए हैं, एक अंग के कार्यों में दूसरे को साझेदार बनाया गया होता है और दूसरा एक अंग को शेष दो अंग नियंत्रण करने का कार्य करते हैं, ताकि उन अंगों में बैलेंस बना रहे, संतुलन बना रहे, कोई भी अंग हावी होने का प्रयास नहीं करे। जैसे फॉर एग्जाम्पल अपन देखते हैं, सबसे पहले कांग्रेस को देखते हैं। कांग्रेस अमेरिका की व्यवस्थापिका है और कांग्रेस को शेष दो अंग कंट्रोल करेंगे। देखिए कैसे करेंगे। कांग्रेस को कौन कंट्रोल करेगा? एक राष्ट्रपति कंट्रोल करेगा और दूसरा उसको न्यायपालिका कंट्रोल करे। अब देखते हैं राष्ट्रपति किस तरह से कांग्रेस को कंट्रोल करता है। कांग्रेस जो भी कानून बनाएगी, क्योंकि कांग्रेस व्यवस्थापिका है, व्यवस्थापिका का काम है कानून बनाना, तो कांग्रेस जो भी कानून बनाएगी उस पर राष्ट्रपति के सिग्नेचर होना जरूरी है। बिना राष्ट्रपति की सहमति के वो कानून नहीं बन सकता है। और राष्ट्रपति के पास दो तरह के वीटो होते हैं, एक वैधानिक वीटो और एक परंपरागत वीटो। वैधानिक वीटो के अंतर्गत राष्ट्रपति एक बार लौटा सकता है पुनर्विचार के लिए, लेकिन अगर कांग्रेस वापस पारित कर देती है तो उसे सिग्नेचर करने पड़ते हैं। और दूसरा होता है परंपरागत वीटो या पॉकेट वीटो। अगर 10 दिन के अंतर्गत अधिवेशन समाप्त हो जाता है कांग्रेस का और राष्ट्रपति अपने पास रख लेता है तो वो विधेयक समाप्त हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि कांग्रेस की शक्तियों में राष्ट्रपति को साझेदार बना दिया। कांग्रेस के कोई भी कानून तभी बनेंगे जब राष्ट्रपति इस पर सिग्नेचर करेंगे और राष्ट्रपति के पास वीटो पावर है, तो कांग्रेस अपनी मनमानी नहीं कर सकती। दूसरा, उसको न्यायपालिका कंट्रोल करती है। न्यायपालिका के पास जुडिशियल रिव्यू होती है, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति होती है, और न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति के माध्यम से न्यायपालिका के पास ये शक्ति होती है कि वो कांग्रेस द्वारा ऐसे कानून जो बनाए जाते हैं जो संविधान के विपरीत हो उन्हें वो अवैध घोषित कर सकती है। तो न्यायपालिका न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति के माध्यम से कंट्रोल करती है। इस तरह कांग्रेस को शेष दो अंग राष्ट्रपति और न्यायपालिका नियंत्रित करते हैं। अब अपन देखते हैं राष्ट्रपति को। अब देखिए राष्ट्रपति को शेष दो अंग कंट्रोल करेंगे। कौन करेंगे? एक करेगी कांग्रेस और दूसरे करेगी न्यायपालिका। अब देखिए राष्ट्रपति को कांग्रेस कैसे कंट्रोल करती है, कैसे नियंत्रित करती है। राष्ट्रपति जो भी विदेशों से संधि या समझौता करेगा, राष्ट्रपति जब भी कोई टैक्स लगाएगा, राष्ट्रपति बजट की स्वीकृति उसको लेनी होगी, राष्ट्रपति जो भी नियुक्तियां करेगा, इन सब पर कांग्रेस की सहमति अर्थात सीनेट की सहमति की आवश्यकता होती है।
बिना सीनेट की सहमति के राष्ट्रपति का कोई भी इस तरह का कार्य सही नहीं माना जाता, अमान्य होता है। तो राष्ट्रपति की शक्तियों में सीनेट को भागीदार बना दिया, अर्थात कांग्रेस भागीदार बन गई है। बिना कांग्रेस की सहमति के राष्ट्रपति ये कार्य नहीं कर सकता। और इसी तरह जो न्यायपालिका है, न्यायिक पुनरावलोकन के माध्यम से कंट्रोल करती है राष्ट्रपति को कि राष्ट्रपति के संविधान के विपरीत कार्य को न्यायपालिका अपनी न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति के माध्यम से अमान्य घोषित कर सकती है। इस तरह राष्ट्रपति को न्यायपालिका और कांग्रेस नियंत्रित करते हैं। अब अपन बात करते हैं न्यायपालिका के बारे में। देखिए, न्यायपालिका को ज़्यादातर देशों में स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाए रखने के लिए प्रावधान किए होते हैं, लेकिन फिर भी कुछ प्रावधान ऐसे किए होते हैं कि न्यायपालिका भी अपनी मनमानी नहीं कर सकती है। अब न्यायपालिका को कंट्रोल कौन करेंगे? न्यायपालिका को कंट्रोल करेगी कांग्रेस और दूसरा कंट्रोल करेगा राष्ट्रपति। सबसे पहले देखते हैं कि कांग्रेस किस तरह से न्यायपालिका को कंट्रोल करती है, न्यायिक अंग को। देखिए, कांग्रेस न्यायाधीशों का क्षेत्र घटा बढ़ा सकती है, कांग्रेस न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करती है, कांग्रेस न्यायाधीशों की योग्यताएं निर्धारित करती है, कांग्रेस उनकी जो भी वेतन भत्ते हैं वो निर्धारित करती है। साथ ही न्यायाधीशों को महाभियोग लगाकर भी कांग्रेस हटा सकती है। यदि सही ढंग से काम नहीं करते हैं तो वो महाभियोग लगाकर हटा सकते हैं। इस तरह से न्यायपालिका को कांग्रेस कंट्रोल करती है। इसके अलावा अगर न्यायपालिका कोई गलत डिसीजन दे देती है या मनमानी करने का प्रयास करती है तो कांग्रेस के पास एक पावर होती है कि वो न्यायिक निर्णयों को संविधान संशोधन करके पलट सकती है। तो कांग्रेस कंट्रोल करती है। इसी तरह राष्ट्रपति जो है न्यायपालिका को देखिए किस तरह से कंट्रोल करता है। न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। साथ ही न्यायिक जो निर्णय दिए जाते हैं उनमें जो सज़ा दी जाती है, जो सज़ा सुनाई जाती है, उस सज़ा को कम, स्थगित या माफ़ करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है। तो न्यायाधीशों के निर्णयों को राष्ट्रपति कम, स्थगित या माफ़ कर सकता है। इस तरह से शासन के जो तीनों अंग हैं वो एक दूसरे को कंट्रोल करते हैं। तो अमेरिका में पूर्ण रूप से शक्ति पृथक्करण नहीं है, बल्कि शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को नियंत्रण एवं संतुलन के सिद्धांत के माध्यम से अपनाया गया है। इसके द्वारा एक तरह से शक्तियों का पृथक्करण भी किया गया है और इसके अंतर्गत कोई भी अंग अपनी मनमानी नहीं कर सके, इसलिए उन्हें कंट्रोल करने का प्रयास भी किया गया है ताकि शासन के अंगों में एक बैलेंस बना रहे। अगर अपन इस सिद्धांत की बात करते हैं, आलोचनात्मक मूल्यांकन की तरफ देखते हैं, तो ये भी कहा जाता है कि अमेरिका में इन दोनों सिद्धांतों को जो अपनाया गया है वो अपने आप में एक विरोधाभास है। दूसरा ये भी कहा जाता है कि इससे निश्चित उत्तरदायित्व का अभाव हो जाता है। शासन के अंग जो है एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालने का प्रयास करते हैं। साथ ही शासन के अंगों में विवाद भी पैदा हो सकता है और विशेषकर तब पैदा होता है जब एक अंग में दूसरी पार्टी होती है और दूसरे अंग में किसी दूसरी पार्टी का बहुमत होता है। लेकिन अगर हम व्यवहारिकता की बात करते हैं तो इस सिद्धांत का व्यवहारिक रूप से अब महत्व कम होते जा रहा है। वर्तमान समय में राष्ट्रपति शक्तिशाली होता जा रहा है, राष्ट्रपति का नेतृत्व उभरता जा रहा है और राष्ट्रपति के नेतृत्व में अमेरिकन सरकार अपना कार्य सही ढंग से निष्पादित करती है और साथ ही शासन के अंगों में दलों की वजह से सहयोग भी संभव हो रहा है। तो व्यवहारिक रूप से इस सिद्धांत का महत्व धीरे धीरे कम होता जा रहा है और सभी देशों में कार्यपालिका महत्वपूर्ण होती जा रही है। तो अमेरिका में भी राष्ट्रपति शक्तिशाली होता जा रहा है और राष्ट्रपति का नेतृत्व में कार्य किए जाते हैं, निर्णय लिए जाते हैं। धन्यवाद।